तो कहानी शुरू होती है 1967 से और पहले सीन में हम अफ्रीका का जंगल देखते हैं जहां पर एक वायरस फैला होता है जिसका नाम है मोटाबा। यहां पर हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट यहां पर आते हैं और मुतासिर हुए पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लेते हुए देखते हैं और उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि अमेरिकन आर्मी के जनरल्स एक हुक्म जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इस गाँव पर बम गिराकर तबाह कर दिया जाए ताकि वायरस को आगे फैलने से रोक सकें। अब मूवी हमें 28 साल के बाद आगे ले जाती और यहाँ पर हम अपने वन ऑफ द मेन कैरेक्टर डस्टिन हॉफमैन को देखते हैं जो इस मूवी में कर्नल सैम का किरदार अदा कर रहे हैं। सैम अपनी वाइफ के साथ रहता है जिसका नाम डॉक्टर रॉबी है। कुछ ही देर में सैम को जनरल की तरफ से एक कॉल आती है जिसमें वो लेवल 4 की डिटेल्स बताते हैं। अब बेसिकली लेवल 4 है क्या? लेवल 4 बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जिसमें लाइफ के लिए हाई रिस्क होता है। अब इसकी मजीद डिटेल जानने के लिए सैम कर्नल से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पे कर्नल सैम की मुलाकात डिफरेंट ऑफिसर से होती है जिसमें जनरल बिली भी शामिल होते हैं। मेजर सॉल्ट का ये फर्स्ट मिशन है कर्नल सैम के साथ और जब ये दोनों अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते हैं जहाँ पे वायरस ब्रेक आउट हुआ होता है तो वहाँ देख के ये बहुत परेशान होते हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ पर बहुत से लोग मर रहे होते हैं, खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। ये देख के मेजर सॉल्ट बहुत परेशान हो जाता है और अपना हेलमेट उतार देता है और रोने लगता है। और यहीं पे एक रैंडम आदमी इनसे मिलता है और इन्हें बताता है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन ये उसे अनसुना कर देते हैं और तमाम सैंपल्स कलेक्ट कर वापस बरतानिया अपने मुल्क में आ जाते हैं। जब कर्नल सैम इस वायरस का टेस्ट कर रहे होते हैं अपनी एक हाईटेक लेबोरेटरी में तो इन्हें और इनकी टीम को पता चलता है कि ये मोटोबा वायरस है। ये वही वायरस है जो आज से 28 साल पहले भी आया था। और ये भी पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, यानी कि 1 घंटे में डबल हो जाया करता है, दुगना हो जाता है। और अगर एहतियाती तदबीर ना की जाए तो 24 घंटे के अंदर इंसान की मौत भी वाक़िया हो सकती है। और इस वायरस की एक अजीब बात ये भी होती है कि ना ये टच करने से यानी कि ना छूने से फैलता है और ना ही हवा से फैला करता है। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये वायरस बंदरों से आया है और ये कोई ऐसा वायरस है जो मैन मेड है और इन बंदरों में किसी ने ये वायरस डाला गया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अभी भी अफ्रीका से बंदर लेके अपने दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं ताकि उन पर मेडिकली एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। सैम अपने सीनियर्स को ये सारी बात बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम अपने सीनियर्स को कहता है कि ये बीमारी बंदरों से आई है और जानवरों की तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफ्रीका से फौरी तौर पर बंद की जाए क्योंकि ये हाई रिस्क का मामला है। लेकिन सैम के सीनियर्स उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अब हम देखते हैं कि एक शख्स अफ्रीका के जंगलों से स्मगलिंग करके एक बंदर को कैलिफोर्निया लेके आता है और रास्ते में जब बंदर पानी पी रहा होता है तो वो पानी पीते हुए उस शख्स पर पानी की कुली कर देता है, यानी कि वो अपने मुंह से पानी उस शख्स पर फेंक देता है। ये जो बंदा इस बंदर की स्मगलिंग कर रहा होता है इसका नाम होता है जेम्स स्कॉट। जेम्स इस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप पे जाता है। जब वो बंदा इस बंदर को जांच रहा होता है तो बंदर अपने हाथ से खुरेद देता है जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और उसका थोड़ा सा खून भी आ जाता है। जब दुकानदार गौर करता है कि ये बंदर नहीं बल्कि बंदरिया है, यानी कि फीमेल मंकी है, तो वो स्कॉट को वापस कर देता है और कहता है कि मुझे मेल बंदर की जरूरत है ना कि फीमेल की। इसी बंदर के हाथ में एक बनाना भी होता है जो दूसरा बंदर उसे छीन लेता है और वो भी खा लेता है। और यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर हो रही होती है कि इस बंदर से वायरस स्कॉट में फैला और इसी बंदर की वजह से उस दुकानदार में और दूसरे बंदर ने जिसने इसका झूठा केला खाया। अब जब इसका बंदर नहीं बिका होता तो स्कॉट उसे करीबी जंगल में छोड़ देता है ये सोचकर कि ये आजाद हो जाए और मुझे वापस जाना है। अब स्कॉट यहाँ से बॉस्टन जाने की तैयारी करता है, उसको अपनी फ्लाइट पकड़नी होती है। जब स्कॉट प्लेन में बैठा होता है तो इसकी तबीयत काफी खराब होती है और जब ये बॉस्टन पहुंच जाता है तो ये अपनी फ्रेंड से गले मिलता है और उसी वक्त स्कॉट बेहोश होके एयरपोर्ट पर ही गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दुकानदार जो बंदर खरीदना चाह रहा था वो भी खून की उल्टी करता है और बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर एक लैब असिस्टेंट उस दुकानदार के खून का टेस्ट कर रहा होता है और इसी टेस्ट के दरमियान गलती से वो खून उसके चेहरे पर गिर जाता है और वो खुद को हॉस्पिटलाइज करवा लेता है क्योंकि वो सेंस रखता है और वो इस उम्मीद में रखता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम रॉबी को देखते हैं जो कि कर्नल सैम की वाइफ है। ये पेशे से डॉक्टर होती है। जब रॉबी को स्कॉट के बारे में पता चलता है तो वो फौरन उससे मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन जब तक वो पहुंचती हैं तो स्कॉट की डेथ हो चुकी होती है। और रॉबी जब स्कॉट का पोस्टमार्टम करती है तो उसके जिस्म के तमाम अंदरूनी हिस्से ऑलमोस्ट पानी से भर जाते हैं। उसने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा होता और वो ये बात अपने हस्बैंड सैम से भी शेयर करती है। रॉबी ये भी बताती है अगर ऐसा ही केस 24 घंटे में दोबारा आया
तो हम हाई अलर्ट इशू कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि वही लेबोरेटरी वाला असिस्टेंट अपनी फ्रेंड के साथ सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाता है। वहाँ पर इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है और वो जोर जोर से खांसने लगता है, जिसकी वजह से वायरस दूसरे लोगों तक पहुँचने लगता है। लेकिन इसे इस चीज़ का रियलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होती। वो इसे एक नॉर्मल कफ समझ रहा होता है अब तक। और वो जब पानी पीने के लिए बाहर जाता है तो वहीं पे गिर जाता है और ये भी हॉस्पिटल में चला जाता है। कॉट और लेबोरेटरी वाला इंसान सिर्फ बीमार नहीं होते, बल्कि बहुत से लोग और भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी फैल रही होती है और जिस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस मौजूद होते हैं वहाँ पर डॉक्टर रॉबी अपनी टीम को लेकर जाती है। दूसरी तरफ कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही होती है। अब हम ये भी देखते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल बिली फोर्ड अपने एसोसिएट से बात कर रहे होते हैं। उनके एसोसिएट उन्हें कहता है कि कैलिफोर्निया को तबाह करना ही सोल्यूशन है, ताकि ये वायरस दूसरे शहरों में ना फैले। लेकिन बिली फोर्ड कहता है कि नहीं, हम सबको बचाएंगे। और इसी कॉल के बाद कैलिफोर्निया को यूएस आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है, ताकि कोई शख्स ना बाहर जा सके ना बाहर से कैलिफोर्निया में दाखिल हो सके। जब सैम और रॉबी मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वायरस हवा से भी फैला करता है, क्योंकि ये वायरस उस शख्स को भी हुआ था जो वायरस वाले लोगों के करीब बिल्कुल भी नहीं था। पूरी टीम आपस में मिलती है और ये बात को फाइनलाइज करती है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि ये वायरस हवा से भी फैल सकता है और उसके अलावा ये एनिमल की वजह से आया है। शहर के हालात बहुत खराब होते हैं, बहुत अफरा तफरी की कंडीशन होती है। कुछ लोग भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी इंटरफेयर करती है और किसी को बाहर नहीं निकलने देती और सबको एक कैंप लगाकर क्वारंटाइन कर देती है। और हम सब क्वारंटाइन का मतलब जानते ही हैं कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स या जिन पर कुछ शक हो उनको बाकी लोगों से कुछ अलग रख, जिसकी वजह से वायरस और ना फैले और दूसरे शहर भी महफूज रहें। अब हम देखते हैं कि रॉबी इन्फेक्टेड स्टोर में जाती है। ये इन्फेक्टेड स्टोर वही है जहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड एनिमल्स पाए जाते हैं। वो वहाँ से उस इन्फेक्टेड बंदर को लेके आती है और उसका चेकअप करती है। चेकअप के बाद ये सामने आता है कि उस बंदर के जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है जो वायरस को एक्सेप्ट कर सकें। इस वबा से बचने के लिए जनरल बिली फोर्ड E1101 सीरम का इंतखाब करते हैं, क्योंकि ये वही सीरम होता है जो आज से 28 साल पहले भी दिया गया था, क्योंकि ये बीमारी एक दफा पहले भी आ चुकी है। लेकिन पेशेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, शायद ये वायरस पहले से मजबूत होके आया है। ये सीरम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और पेशेंट्स की मौत होने लग जाती है। अब सैम वो सीरम लेके अपनी लेबोरेटरी में आता है ताकि उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। वो अपने कोवर्कर मेजर सॉल्ट को वो सीरम देता है और कहता है कि इसकी डिटेल्स चेक करो और उस बंदर को भी दो। मेजर सॉल्ट वो सीरम उस इन्फेक्टेड बंदर को भी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस आर्मी अपने लोगों को कहती है कि अगर आपको फ्लू, खांसी, जुकाम, नज़ला ऐसा कुछ भी है और अगर आपको शक है कि आप बीमार हो सकते हैं तो अपने घर के दरवाजे के बाहर एक सफ़ेद कपड़ा लगाएं। इस सफ़ेद कपड़े की वजह से यूएस आर्मी आती है और इन्फेक्टेड लोगों को अपने साथ ले जाती है ताकि उनका इलाज कर सके। मीडिया भी मुकम्मल तरीके से इन सब वाकयात की रिपोर्टिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ कर्नल सैम का साथी केसी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और एक्सपेरिमेंट के दौरान गलती से उसका सूट फट जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव सूट है और फटने के बाद इसकी प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वायरस के बिल्कुल करीब होता है तो ये वायरस उसके अंदर भी आ जाता है, लेकिन वो इस वायरस का किसी से जिक्र नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट एक मीटिंग कर रहे होते हैं और इसी मीटिंग के दरमियान वो जनरल जो बिली को कह रहा था कि हम कैलिफोर्निया को तबाह कर देते हैं वो यहाँ पे मौजूद होता है और वही जनरल प्रेसिडेंट से कैलिफोर्निया को तबाह करने की इजाजत ले लेता है। यानी कि अब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है कि कैलिफोर्निया को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अगर बम गिरा के इसे तबाह ना किया गया तो ये बीमारी दूसरे शहरों में भी फैल जाएगी। और ये कहीं से सेंस नहीं बनती कि कैलिफोर्निया के 27,000 लोगों को बचाने के लिए हम अमेरिका के लाखों लोगों को रिस्क में डाल दें। यहाँ पे कर्नल सैम और उसकी वाइफ रॉबी आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी नजर एकदम बंदर पर जाती है जो बिल्कुल एक्टिव होके खड़ा होता है और खेल कूद रहा होता है। वो इसे देख के बहुत खुश होते हैं और थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात जानते हैं कि ये सीरम E1101 जो उस बंदर को दिया था ये इस बीमारी की एंटीडोट है। ये वही सीरम था जो अफ्रीका के लोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कैलिफोर्निया में ये वायरस बहुत लेवल तक फैल चुका है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत लोगों पर असर नहीं कर रहा। ये एंटीडोट बिल्कुल काम नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों की मौत वाक़या हो रही है। और यही लैब में कैसी, जिसका सूट फटा होता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है। कैसी के तमाम साथी इसको लेकर नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उसको वहाँ पे एडमिट कर देते हैं। यहाँ पर रॉबी जब कैसी को इंजेक्शन लगाने लगती है तो ये वायरस रॉबी में भी ट्रांसमिट हो जाता है, क्योंकि कैसी ने किसी को नहीं बताया होता कि वो भी इस वायरस से एक्सपोज्ड है। अब कैसी और रॉबी दोनों को वायरस हो चुका है। अगले सीन में सैम बिली फोर्ड से मिलने के लिए जाता है। बिली सैम को बताता है कि यूएस ने
कि यूएस प्रेसिडेंट ने आज रात 8 बजे पूरे कैलिफोर्निया शहर को बॉम्ब से उड़ाने का फैसला कर लिया है। और ये भी बताता है कि यूएसए एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था जो कि गलती से अफ्रीका के लोगों में फैल गया था। ये इसे एक अपनी पुरानी बात बता रहा होता है। दूसरी तरफ कैसी की भी डेथ हो जाती है। सैम को एक आइडिया आता है कि किसी अफ्रीका के बंदर को हासिल किया जाए और उसकी एंटीबॉडीज को इस सीरम के साथ मिलाकर एक एंटीडोट बनाई जाए जो कि इफेक्टिव होगी सबके लिए। और बहुत सी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि एक बंदर अफ्रीका से स्मगल्ड होके आया था और वो नियरेस्ट जंगल में है। वो उस जंगल में जाता है और काफी मुश्किलों के बाद उस बंदर को ढूंढ लेता है। अब क्योंकि बंदर इनके पास आ गया है, सैम और उसकी टीम इस बंदर पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है और उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और एक एंटीडोट ये लोग बना देते। मैं एक बार दोबारा बताता चलूं, एंटीडोट बन गई, पहले से सीरम मौजूद था। सीरम अकेला काम नहीं करता था और एंटीडोट इनके पास अवेलेबल नहीं थी। अब एंटीडोट भी है और सीरम भी है, ये इन दोनों को मिक्स करते हैं और इस वायरस से बचने का रास्ता सामने आ जाता है। यानी अब ये मुकम्मल 100% इस वायरस से बचने की मेडिसिन है। अब ये मेडिसिन सैम अपनी वाइफ रॉबी को देता है क्योंकि रॉबी भी बीमार होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसे मॉनिटर करते हैं कि रॉबी की तबीयत में बेहतरी आ रही है, जिसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल रहे और इन्होंने इस वायरस से बचने के लिए मेडिसिन बना ली हुई है। हम देखते हैं कि 8 बजने के करीब होते हैं क्योंकि 8 बजे एक प्लेन ने आकर कैलिफोर्निया पर बॉम्ब से हमला करना था और अब ये दोनों यानी कि सैम और उसका साथी सॉल्ट एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं कि जल्द से जल्द हम उस प्लेन को किसी तरह से रोक सकें। सैम का उस पायलट से राब्ता होता है जिसे वो मना करता है कि बॉम्ब मत गिराओ, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता तो जनरल बिली फोर्ड इंटरफेयर करता है और वो उस पायलट को शहर पे बम गिराने से रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिली फोर्ड उस जनरल को भी पकड़वा देता है जिसने प्रेसिडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस बीमारी के कोई सीरम नहीं है या कोई एंटीडोट नहीं है, जबकि रिसर्च वर्क हमारी बहुत कंप्लीट काम कर रही थी और इसका सीरम बन चुका है। और रूल के मुताबिक अगर ऐसा कुछ सिलसिला हो तो कभी भी शहर पर बॉम्ब नहीं गिराया जा सकता, जो कि जनरल डोलैंड ने अपने प्रेसिडेंट से छुपाया था। फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से जनरल डोलैंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वायरस से बचने की मेडिसिन को कमर्शियली बनाया जाता है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाते हैं और सब लोगों में जिंदगी की उम्मीद दोबारा से आ जाती है। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप हमारी मज़ीद वीडियोस भी देख सकते हैं।